Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. We are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 17th of November 2025. 17 नवंबर 2025 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे. आई होप आप लोगों को कंटेंट अच्छा लग रहा होगा. प्लीज़ डू लाइक इट एंड डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स एज वेल. लाइक शेयर ज़रूर करें. पता नहीं आप लोग क्यों नहीं कर रहे हैं, बट फिर माता रानी पाप चढ़ाएंगे अगर अच्छे कंटेंट में भी अगर आप लाइक नहीं करेंगे तो प्लीज़ डू दैट फ्रॉम योर एंड. स्टार्ट करते हैं आज के एनालिसिस को हम लोग. सबसे पहले कुछ सवालों के साथ जो कि प्रीलिम्स के प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं. अभी इसके आंसर आप मुझे देंगे कमेंट सेक्शन में और लास्ट में मैं आपको आंसर्स बता दूंगा. पहला सवाल देखो. वन ऑफ द इम्प्लीकेशंस ऑफ इक्वालिटी इन द सोसाइटी इज द एब्सेंस ऑफ. क्या इंप्लीकेशन होता है इक्वालिटी का इन द सोसाइटी? इज द एब्सेंस ऑफ. ऑप्शंस आर प्रिविलेजेस, बी रिस्ट्रेंट्स, सी कंपटीशन या डी आइडियोलॉजी. दिस इज अ गुड क्वेश्चन. आई होप यू विल बी एबल टू आंसर. सेकंड क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म. इनमें से कौन सा फीचर नहीं है इंडियन फेडरलिज्म का? ऑप्शंस आर देयर इज एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी इन इंडिया, पावर्स हैव बीन क्लियरली डिवाइडेड बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट. थर्ड है द फेडरेटिंग यूनिट्स हैव बीन गिवन अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन. एंड द लास्ट इज इट इज द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट अमंग द फेडरेटिंग यूनिट्स. तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा फीचर नहीं है इंडियन फेडरलिज्म का. थर्ड क्वेश्चन इज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन्ड एज एन एक्सरसाइज इन. तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को आप क्या बोलेंगे? इट इज एन एक्सरसाइज इन ए फेडरलिज्म, बी डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, सी एडमिनिस्ट्रेटिव डेलीगेशन या डी डायरेक्ट डेमोक्रेसी. तो दीज आर द थ्री क्वेश्चंस. अगर आप लोग चाहें तो मैं आंसर आपको एक बता सकता हूँ. जैसे पहला सवाल अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है. वन ऑफ द इम्प्लीकेशंस ऑफ इक्वालिटी इन सोसाइटी इज द एब्सेंस ऑफ. इसका आंसर है प्रिविलेजेस. ठीक है ना, द करेक्ट आंसर इज प्रिविलेजेस. इसको आप याद रखेगा. आई होप यू विल बी एबल टू आंसर दिस. ठीक है, दूसरा सवाल और तीसरा सवाल आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताना. दीज आर सम गुड क्वेश्चन. वेबसाइट में आप temsis.com जब आएंगे तो आपको ये मिल जाएगा. इसके अलावा एक और चीज बता दो, करंट अफेयर्स की सीरीज हमने स्टार्ट कर दी है. द करंट अफेयर सीरीज फॉर द ईयर, मतलब जो पूरे साल भर का करंट अफेयर्स है फॉर योर 2026 प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, वो स्टार्ट हो चुकी है. द लिंक फॉर ज्वाइनिंग द सीरीज इज इन द वेबसाइट temsis.com. आप लोग जो लोग को लगता है कि उन्होंने नहीं पढ़ा है साल भर का करंट अफेयर्स, वो उसको ज्वाइन कर सकते हैं. उसमें बजट, इकोनॉमिक सर्वे भी इंक्लूडेड रहेगा कंप्लीट, उसके नोट्स, पीडीएफ सबके साथ, क्वेश्चंस के साथ. तो आई होप यू विल बी एबल टू ज्वाइन दैट. करंट अफेयर्स के उसमें 2 टेस्ट भी मैंने रखे हैं, तो कंप्लीट फुल लेंथ टेस्ट भी रहेंगे 2. तो आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं. पूरा साल भर का करंट अफेयर्स वीडियोस प्लस पीडीएफ रहेगा. ठीक है ना, तो आप ज्वाइन करना चाहें अगर, तो डिस्क्रिप्शन कमेंट में लिंक भी है और साथ ही साथ वेबसाइट में आपको मिल जाएगी. ठीक है, और इसके अलावा एक क्रैश कोर्स में स्टार्ट करूंगा पूरे प्रीलिम्स का विद इन 5 डेज, पूरे यूपीएससी का. तो आप लोग अगर उसमें इंटरेस्टेड रहेंगे तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं. तो स्टार्ट करते हैं आज के एनालिसिस को. हम वी विल स्टार्ट फ्रॉम द लास्ट ऑफ द न्यूज़पेपर. पीछे से हम स्टार्ट करेंगे. तो जहां से न्यूज़ ज़्यादा रहती है वहीं से मैं पढ़ाता हूँ. आगे की पेजेस में इतनी ज़्यादा न्यूज़ नहीं थे, पीछे के पेजेस में ज़्यादा अच्छे न्यूज़ थे. तो अपन फिर पीछे से स्टार्ट करेंगे न्यूज़पेपर को. पहली न्यूज देखो, आपको दिख रही होगी. जापान चाइना कोस्ट गार्ड शिप्स सेल थ्रू जापान एडमिनिस्टर्ड सेनकाकू आइलैंड्स. ठीक है ना, तो अब सबसे पहले तो आज हम देखेंगे पहली चीज की सेनकाकू आइलैंड क्या है, इसका डिस्प्यूट क्या है. ठीक है ना, तो चाइना के कोस्ट गार्ड शिप्स जो थे वो सेल कर रहे थे जापान एडमिनिस्टर्ड सेनकाकू आइलैंड. तो इसमें से एक न्यूज तो आपको मिल गई कि भैया सेनकाकू आइलैंड एडमिनिस्टर कौन कर रहा है, तो जापान एडमिनिस्टर कर रहा है. याद रखिएगा सेनकाकू आइलैंड को चाइना डीआईओयू बोलता है. डीआईओयू याद रखिएगा, DIAOYU लिखा हुआ ना, ये डीआईओयू बाय चाइना. तो डीआईओयू बाय चाइना, इसका नाम इसने चाइना ने डीआईओयू रखा है. एंड इट इज अ ग्रुप ऑफ अनइनहेबिटेड आइलैंड्स ऑफ द ईस्ट चाइना सी. ये ईस्ट चाइना सी के अनइनहेबिटेड आइलैंड्स हैं, करेंटली एडमिनिस्टर्ड बाय जापान बट क्लेम्ड बाय बोथ चाइना एंड जापान. क्लेम इसको चाइना भी करता है, जापान भी करता है. ठीक है ना. डिस्प्यूट क्या है? डिस्प्यूट है इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन. आइलैंड बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे, इंपॉर्टेंट शिपिंग रूट पे है. रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, पॉसिबल ऑयल गैस रिजर्व्स हैं, रिच फिशिंग ग्राउंड्स हैं. हिस्टोरिकल क्लेम्स ये कि जापान कहता है कि इट वाज इनकॉर्पोरेटेड लीगली इन 1895. 1895 में लीगली इसको इनकॉर्पोरेट किया गया था जापान के द्वारा, और तब से वो कंट्रोल भी कर रहा है. ठीक है ना, केवल इसको बीच में यूएस कंट्रोल कर रहा था वर्ल्ड वॉर 2 के ऑक्यूपेशन के बाद. अदरवाइज ये जापान एडमिनिस्ट्रेट
एडमिनिस्टर्ड है। चाइना कह रहा है कि नहीं, इट इज पार्ट ऑफ देयर टेरिटरी सिंस एंशिएंट टाइम्स एंड रॉन्गफुली जापान ने इसको ले लिया था। तो दैट इज द बिग क्वेश्चन कि क्या आप कौन कह रहा है। इसके अलावा ये आपको याद रखना है कि इट इज एडमिनिस्टर्ड बाय जापान बट क्लेम्ड बाय चाइना एंड जापान बोथ, सेनकाकू बाय जापान एंड दी आईओयू बाय चाइना इसका नाम है, ठीक है ना। दूसरी जो न्यूज है वो आपको दिखा देता हूं यहाँ पे। रशिया क्लेम्स टू हैव सीज्ड 2 न्यू विलेजेस इन सदर्न यूक्रेन। अब 2 नए विलेजेस रशियन ने क्लेम किए हैं कि उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिए सदर्न यूक्रेन के। तो इनके नाम देख लीजिएगा क्योंकि यूपीएससी लोकेशन वाइज क्वेश्चंस बहुत पूछता है ना। तो यहाँ याद रखिएगा इन दोनों विलेजेस के नाम है रिवनोपिलिया एंड माला तोकमाचका। याद रखिएगा रिवनोपिलिया एंड माला टोकमाचका, दैट इज द इन द जैपोरिजिया रीजन ऑफ द सदर्न यूक्रेन। तो यूक्रेन के जैपोरिजिया रीजन के सदर्न यूक्रेन वाला पार्ट है ये रिवनोपिलिया एंड माला टोकमाचका, ठीक है, माला टोकमाचका। दीज आर द 2 विलेजेस ऑक्यूपाइड बाय द रशियंस। तो ये आप याद रखिएगा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। अगली न्यूज पर आते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज है। अगली न्यूज है द केस फॉर डोमेस्टिक शिप बिल्डिंग। बहुत ही प्यारी न्यूज है। इसमें शिप बिल्डिंग सेक्टर के बारे में है कि इंडिया के पास क्या पोटेंशियल है, कितना कर रहा है, कितना नहीं। सबसे पहली बात तो कंटेक्स्ट अगर हम बोले तो इंडिया इंपोर्ट करता है लार्ज वॉल्यूम ऑफ ऑयल, गैस, कोल, फर्टिलाइजर। या ऑयल, गैस, कोल एंड फर्टिलाइजर हम बहुत इंपोर्ट करते हैं। और एनुअल शिपिंग रिक्वायरमेंट जो होती है हमारे इन इंपोर्ट्स के लिए वो होती है लगभग $85 बिलियन की। एंड इन $85 बिलियन में से 85% जो कार्गो है वो फॉरेन वेसल्स से मूव होता है। याद रखिएगा, हम $85 बिलियन का 85% जो है कार्गो वेसल वो मूव करते हैं फॉरेन वेसल्स के थ्रू, ठीक है ना। कंसर्न्स क्या है? कंसर्न्स क्या है कि भाई अगर कोई भी ग्लोबल शिपिंग डिसरप्शन होता है कल को तो इंडिया की इकोनॉमी तो बहुत गंदे से हिट हो जाएगी, है ना, क्योंकि 85% डिपेंडेंस तो अपनी फॉरेन शिप्स पे है। डोमेस्टिक कैपेसिटी हमारी बहुत कम है, हम केवल वर्ल्ड का 0.5% ग्लोबल शिप बिल्डिंग का शेयर करते हैं, ठीक है। फिनेंस कॉस्ट बढ़ जाएगी, लैक ऑफ लॉन्ग टर्म क्रेडिट है, टेक्नोलॉजिकल गैप्स है, ठीक है ना। दीज आर द इशूज विच आर देयर। हालांकि गवर्नमेंट ने कुछ इंसेंटिव्स लिए हैं, 70,000 करोड़ का मैरीटाइम एंड शिप बिल्डिंग पैकेज दिया है टू पुश इंडिया इनटू टॉप 10 बाय 2030। हमको टॉप 10 में आना है बाय 2030, याद रखिएगा, शिप बिल्डिंग में हम आना चाहते हैं। इसके लिए फोकस हमारा है लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग में, शिपयार्ड्स को बढ़ा रहे हैं, टेक्नोलॉजी अपग्रेड कर रहे हैं, टैक्स रिफॉर्म्स दे रहे हैं, ठीक है ना। इसके अलावा ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम भी हमने स्टार्ट किया कि 100 ग्रीन टग बोट्स जो हैं बाय 2040 हम स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा कोस्टल स्टेट जैसे कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, दे आर ड्राफ्टिंग डेडिकेटेड पॉलिसीज एज वेल, ठीक है ना। इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें तो इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। ये न केवल मल्टीप्लायर इफेक्ट रखता है शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री अगर हम बढ़ाते हैं, क्योंकि लॉजिस्टिक्स, जॉब्स, इंजीनियरिंग, स्टील, ये सारी चीज़ें बूस्ट होती हैं इसमें, तो मल्टीप्लायर इफेक्ट है। फ्रीट आउटफ्लो भी कम होता है क्योंकि हमारा ऑब्वियस बात है एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगा अगर हमारे पास खुद की शिप्स रहेंगी। तो इंडिया का मैरीटाइम पावर एंड ब्लू इकोनॉमी का जो कंसेप्ट है इंडिया में वो भी पावर मिलेगा उसको भी, ठीक है ना, स्ट्रेंथन मिलेगा। तो कुल मिलाकर के हमको करने की क्या आवश्यकता है? पहली चीज तो आप लॉन्ग टर्म डिमांड मैपिंग करो, 15 से ज़्यादा सालों की आगे की। डेडिकेटेड मैरीटाइम फाइनेंसिंग मैकेनिज्म बनाओ ताकि मैरीटाइम के लिए फाइनेंस अवेलेबल हो। मॉडर्नाइजेशन करो, R&D करो, ग्रीन शिपिंग को बढ़ावा दो एंड PPP मॉडल पे जाओ, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप शिपयार्ड एक्सपेंशन करो, ठीक है। तो दैट इज व्हाट हैज बीन मेंशन्ड इन दिस आर्टिकल। अच्छा आर्टिकल तो ओवरऑल बहुत ही ज़्यादा चीज़ें आपको जानने को मिली होंगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगली न्यूज़ देखने कौन सी है जो कि न्यूज़पेपर से हम देखेंगे। यहाँ देखो लिखा है वेयर बुकर प्राइज विनर जाले एंड नोबेल लॉरिएट क्राजना होरकाई मीट। तो यहाँ पे ये क्यों लिखा है? एक्चुअली ये इसलिए लिखा है क्योंकि ये सब नॉवेलिस्ट जो हैं इस समय के जो नोबेल प्राइज मिला है जिनको, या बुकर प्राइज मिला है, दोनों ही वर्क्स जो हैं वो पोस्ट वॉर पोस्ट सोशलिस्ट नॉवेल्स हैं, ठीक है ना। तो ऑथर ने वही कहा है कि यहाँ इस बार आर्टिकल में यही कहा गया है कि जो पोस्ट वॉर पोस्ट सोशलिस्ट नॉवेल्स हैं उनके नंबर बढ़ते जा रहे हैं, उनको रिकॉग्निशन भी काफ़ी ज़्यादा मिल रहा है। तो यहाँ पे जो सबसे पहले ऑथर ने मेंशन किया है वो है डेविड जाले का मेंशन किया है। ही इज़ अ हंगेरियन ब्रिटिश राइटर हु हैज़ वॉन द 2025 बुकर प्राइज फॉर हिज नॉवेल फ्लैश। याद रखिएगा 2025 का बुकर प्राइज मिला है फॉर हिज नॉवेल फ्लैश, डेविड जाले, है ना, याद रखिएगा। हंगेरियन ब्रिटिश राइटर हैं, 2025 का बुकर प्राइज मिला है फॉर हिज नॉवेल फ्लैश। एंड फ्लैश जो है एक्सप्लोर करता है लेट सोशलिस्ट हंगरी को, ठीक है। और दूसरा देखो लिखा है जैसे अपना लाज़लो क्राजन होरकाई
लैज़लो क्राजनहोरकाई जो है हंगरी के ही हैं, ही हैज़ बीन अवॉर्डेड द 2025 नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। इनको नोबेल प्राइज दिया गया है 2025 के लिटरेचर का। तो दोनों ही जो है इसी तरीके के राइटर। इसके पहले नोबेल प्राइज लिटरेचर में बेलारूस की स्वेतलाना एलेक्सेविच को मिला था, वो भी पोस्ट सोशलिस्ट यूरोपियन फिक्शन राइटर थी। तो आप वही दिखा रहा है ऑथर इस बार कि देखो कितना ज़्यादा इनको मिल रहा है। तो ठीक है, अपना तो रिवीजन हो गया ना बुकर का और नोबेल का। हाउ इज ग्लोबल प्रिसीजन मेडिसिन मार्केट शेपिंग अप। यहाँ पे बात चल रही है प्रिसीजन मेडिसिन या प्रिसीजन थेराप्यूटिक्स की। तो क्या होता है प्रिसीजन बायोथेराप्यूटिक्स या प्रिसीजन मेडिसिन? तो बेसिकली एक ऐसा मेडिकल इंटरवेंशन जो कि टेलर्ड हो टू पेशेंट स्पेसिफिक जेनेटिक मॉलिक्यूलर और सेल्यूलर प्रोफाइल। मतलब कि हर एक इंडिविजुअल के जेनेटिक मॉलिक्यूलर और सेल्यूलर प्रोफाइल को ध्यान में रख के जब उसके लिए मेडिकल इंटरवेंशन दिया जाता है तो उसका हम बोलते हैं प्रिसीजन बायोथेराप्यूटिक्स। अभी देखो क्या आ रहा है, अभी जैसे मान लो पैरासीटामॉल लिखेंगे तो पैरासीटामॉल सबके लिए लिख देंगे, है ना। उसमें ये नहीं देखेंगे कि आपका जेनेटिक क्या कहता है, आपका सेल्यूलर स्ट्रक्चर क्या करता है, आपका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या कहता है। बट मान लो आपको बुखार की दवाई भी इस तरीके से दी जाए कि हाँ ये एक्स नाम का बंदा है, इसका मेडिकल प्रोफाइल ऐसा है, इसके पास ऐसी चीजें हैं, ये इसका सेल्यूलर प्रोफाइल है, ये इसका जेनेटिक प्रोफाइल है। उसके बाद आपको जब मेडिसिन दी जाएगी तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्रिसीजन बायोथेराप्यूटिक्स बोलेंगे, ठीक है ना। की टेक्नोलॉजी जिसमें है वो है जीनोमिक एंड प्रोटियोमिक एनालिसिस, यानी कि ये आइडेंटिफाई करता है म्यूटेशन को, प्रोटीन डिसफंक्शंस को। जीन एडिटिंग की अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी में तो क्रिस्पार टेक्नोलॉजी आपको पता है जीन एडिटिंग की, वो भी इसमें इन्वॉल्व रहती है क्योंकि ऑब्वियसली बात है यहाँ पे मेडिकल इंटरवेंशन की बात चल रही है, वो भी इंडिविजुअल स्पेसिफिक, तो जीन एडिटिंग भी करनी पड़ सकती है। mRNA या न्यूक्लिक एसिड थेराप्यूटिक्स, यानी कि मैसेंजर RNA जो होता है जहाँ से आपको फिर जिससे आपको फिर कई बार ड्रग्स दी जाती हैं, आपके वैक्सीन्स दी जाती हैं। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज जो हैं उनका भी यूज रहेगा, बायोलॉजिक्स जिसको बोलते हैं, AI ड्रिवन ड्रग्स डिस्कवरी, ये सारी टेक्नोलॉजीज इन्वॉल्व है प्रिसीजन टेक्नोलॉजी में। एंड ऑथर ने कहा कि भाई इंडिया को जरूरत भी है क्योंकि इंडिया में 65% जो डेथ होती है वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस से होती है ना। और इंडिया की जेनेटिक डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है ना, वेरी हाई। और इंडिया में प्रोग्राम्स भी इसीलिए चलते हैं, जीनोम इंडिया हो गया, इंडी जेन हो गया, ये सब जीनोम से रिलेटेड, जेनेटिक से रिलेटेड प्रोग्राम ही है ताकि हम इंडिविजुअल्स को आइडेंटिफाई कर सकें। ऑथर ने ये भी कहा है कि ये इंडिया में पोटेंशियल शिफ्ट भी है प्रिडिक्टिव, प्रिवेंटिव एंड पर्सनलाइज्ड हेल्थ केयर के लिए, तो इसलिए भी काफ़ी ज़्यादा स्कोप है प्रिसीजन थेराप्यूटिक्स का। हालांकि डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत एक एरिया है, एरिया ऑफ थॉट है प्रिसीजन बायोथेराप्यूटिक्स, है ना। इसमें बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स इन्वॉल्व हैं, IGIB हो गया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जीनोमिक्स हो गया, NIBG BMG जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर के भी प्लेयर्स हैं, बायोकॉन बायोलॉजिक्स हो गया, डॉक्टर रेड्डी हो गया, इमैनुअल थेरेप्यूटिक्स हो गया, बगवर्स रिसर्च हो गया, ये आपको नाम दिख रहे होंगे। चैलेंजेस क्या है कि अभी कोई क्लियर पॉलिसी फ्रेमवर्क नहीं है जीन सेल थेरेपीज का, इसलिए दिक्कत हो रही है। लोकल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी हमारी बहुत लिमिटेड है बायोलॉजिक्स में, है ना, लोकल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी लिमिटेड है। देन अर्बन पेशेंट्स तक ही ये लिमिटेड है, बहुत ज़्यादा रूरल एरियाज में है नहीं है। जेनेटिक डेटा की प्राइवेसी, कंसेंट, पॉसिबल मिसयूज बहुत ज़्यादा इशूज़ हैं, तो एथिकल इशूज़ भी बहुत ज़्यादा है। हालांकि अपॉर्चुनिटी ग्लोबल प्रिसीजन मेडिसिन मार्केट में बहुत ज़्यादा है और इंडिया के पास एडवांटेज है कि इनके पास स्किल्ड वर्क फोर्स है, डेटा एनालिटिक्स के बहुत लोग हैं, कॉस्ट कम है, तो इट कैन इमर्ज एज अ पोटेंशियल हब फॉर precision therapeutics. So this is what has been mentioned by the author in this article. I hope you got clarity. अगला जो आर्टिकल है वो है व्हाट आर डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन रूल्स। तो 2000 ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं कल परसों के एनालिसिस में। तो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट आया था 2023 में और रूल्स आए हैं 2025 में, ठीक है ना। रूल्स 2025 में आ गए हैं। रूल्स में जैसे कुछ चीजें आपको बता दूं कि एक डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया की बात की गई है, डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया बनाया जाएगा, ठीक है। एक्ट आया था अगस्त 2023 में, ठीक है। इसमें दो टर्म्स याद रखने, एक डेटा फिड्यूशियरी यानी कि ऐसी कंपनी जो हैंडल करती हो डेटा, और जैसे फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, और डेटा प्रिंसिपल यानी कि यूजर, हम और आप जो डेटा प्रोड्यूस कर रहे हैं। ऑब्लिगेशंस क्या है डेटा फिड्यूशियरी के पास कि वो दे मस्ट इंश्योर एक्सेस कंट्रोल, इंक्रिप्शन एंड सिक्योरिटी ऑडिट्स। उनको एक्सेस कंट्रोल करना है, इंक्रिप्शन करना है एंड सिक्योरिटी ऑडिट्स करने हैं। सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूशियरीज जो लार्जर फर्म्स हैं, दे मस्ट अपॉइंट अ डेटा प्रोटेक्शन
ऑफिसर एज वेल, उनको डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर बनाना है। दे मस्ट रिपोर्ट डेटा ब्रीचेस एज सून एज पॉसिबल, अगर कोई डेटा ब्रीच होता है तो बताना है। दे मस्ट डिलीट यूजर डेटा आफ्टर अ पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी, अगर कुछ पीरियड तक इनएक्टिविटी होती है तो उसको यूजर का डेटा डिलीट भी करना है। यूजर राइट्स की अगर हम बात करें तो राइट टू इन्फॉर्म्ड कंसेंट है ना, राइट टू इन्फॉर्म्ड कंसेंट यानी कि उनसे कंसेंट लेना पड़ेगा, प्लस इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि लिख दिया आपने यस करवा लिया, इन्फॉर्म्ड कंसेंट उनको समझ में आना चाहिए तब उसके बाद। राइट टू इरेज, मॉडिफाई और डिलीट पर्सनल डेटा, उनके पास राइट होना चाहिए, दे कैन इरेज, मॉडिफाई और डिलीट। देयर रिस्ट्रिक्शंस ऑन टारगेटेड एडवर्टाइजिंग एंड चाइल्ड डेटा प्रोसेसिंग, है ना, तो यहाँ पे ये भी कहा है कि भैया आप टारगेटेड एडवर्टाइजिंग और चाइल्ड डेटा प्रोसेसिंग नहीं कर सकते हैं। देन इसके अलावा एक कंसेंट मैनेजर की बात की गई कि सेंट्रल सर्विस फॉर यूजर्स टू मैनेज परमिशन अक्रॉस द प्लेटफॉर्म, एक कंसेंट मैनेजर होगा जो कि सेंट्रल सर्विस के रूप में रहेगा, जो कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के लिए उसके डेटा का कंसेंट हैंडल करेगा। पेनल्टीज की बात की जाए तो 10,000 से लेकर के 250 करोड़ तक की पेनल्टी है। इन्फोर्समेंट टाइमलाइन जो दी गई, गवर्नमेंट ने 18 महीने दिए हैं टू कंपनीज फॉर कंप्लाइंग। एंड डीपीओ जो रिक्वायरमेंट है डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर की रिक्वायरमेंट, इट स्टार्ट्स 1 ईयर फ्रॉम नाउ, 1 साल तक के इसमें टाइम है। जो डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया है उसका फॉर्मेशन चल रहा है। एंड इसमें 4 मेंबर्स होंगे, सबऑर्डिनेट ऑफिस के रूप में काम करेगा मीटी के, है ना, याद रखिए, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स आईटी के सबऑर्डिनेट ऑफिस के रूप में काम करेगा डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया। 4 मेंबर्स की बॉडी रहेगी। कंट्रोवर्शियल क्या चीजें हैं, ऑब्वियसली बात है गवर्नमेंट का कंट्रोल बहुत ज्यादा है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने इसमें एक और रिस्ट्रिक्शन रखा है कि पर्सनल डेटा, जैसे पहले क्या था कि पर्सनल डेटा पब्लिक इंटरेस्ट में, अगर पब्लिक इंटरेस्ट ज्यादा है तो उसको वो किया जा सकता था डिस्क्लोज, बट नाउ पब्लिक इंटरेस्ट ओवरराइड रिमूव्ड, है ना, पब्लिक इंटरेस्ट वाला फीचर हटा दिया गया है। गवर्नमेंट जो है वो रिफ्यूज कर सकती है डिस्क्लोजर ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन ब्रॉडली, है ना, तो याद रखिएगा। इसके अलावा एक्टिविस्ट भी इसीलिए अप्रोच कर रहे हैं कि उन्होंने कहा कि आरटीआई को आपने वीक कर दिया है, इट लिमिट्स सिटीजन्स एबिलिटी टू एक्सेस पब्लिक रिकॉर्ड्स एंड और ये सारी चीज़ें ऑथर ने बोली हैं, और ये सारी पॉइंट्स भी थे। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है। नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल यहाँ पर एक और था जो हमको डिस्कस करना है। Yes, astronomers spot coronal mass ejection on another star for the first time. तो कोरोनल मास इजेक्शन जो है पहली बार किसी और स्टार में देखा गया है अदर देन द सन। तो एस्ट्रोनॉमर्स ने डिटेक्ट किया है पावरफुल कोरोनल मास इजेक्शन ऑन अ स्टार अदर देन सन, और ये पहली बार कंफर्म डिटेक्शन किया गया है, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ऑब्वियसली बात है, सिर्फ सन के नाम पे हम जानते थे कि कोरोनल मास इजेक्शन हो रहा है, सन पे ही हम जानते थे कोरोना उसकी आउटर मोस्ट लेयर, ये सारी चीजें, बट नाउ इट इज ऑब्जर्व्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन अनदर स्टार। ये ऑब्जर्वेशन किया किसके थ्रू गया, तो यहाँ पे देखो लोफार याद रखेगा, लो फ्रीक्वेंसी एरे, ये एक इंस्ट्रूमेंट है, एक तरीके से टेलीस्कोप का काम करता है। इट्स अ ग्रुप ऑफ टेलीस्कोप जो कि यूरोपियन एजेंसी का है, ठीक है, यूरोपियन फ्रेमवर्क है, ठीक है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, ठीक है। तो मेक श्योर यू रिमेंबर दीज थिंग्स। लास्ट एडिटोरियल पार्ट पे आते हैं, देखते क्या है एडिटोरियल पार्ट में। तो एडिटोरियल में आज लास्ट आते हैं एडिटोरियल पार्ट पे, द पॉक्सो एक्ट इज जेंडर न्यूट्रल बाय डिजाइन, ये एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे। एक्चुअली एक केस गया हुआ है अभी जहाँ पे एक विमेन के ऊपर आरोप है कि उसने पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट किया है एक माइनर बॉय का। अब उसका ये कहना है उस विमेन का कि चूंकि ये पॉक्सो एक्ट के अंदर कवर्ड ही नहीं है तो आप पॉक्सो एक्ट के अंदर देख क्यों रहे हैं। पॉक्सो एक्ट 2012 में आया था, उनका ये कहना है पिटिशनर का कि नहीं ये कवर्ड नहीं है पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत। तो अब हम देख लेते हैं कि क्या ये जेंडर न्यूट्रल है या नहीं है। तो ऑथर ने यहाँ पे कहा है कि नहीं भाई पॉक्सो एक्ट बहुत जेंडर न्यूट्रल एक्ट है और जो विमेन है वो गलत कह रही है। क्यों ऐसा है, ऑथर ने कहा है सबसे पहले तो सेक्शन 3 अगर आप देखो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट ये रिस्ट्रिक्ट नहीं करता है ऑफेंडर को एज मेल, इट डज नॉट रेस्ट्रिक्ट्स द ऑफेंडर एज मेल। दूसरा, अगर ही प्रोनाउन यूज हुआ है तो जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 है जो कि ये कहता है कि ही इज इंक्लूड्स शी, तो दैट इज अगेन अ थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। एंड यहाँ पे सेक्शन 3 ऑल्सो कवर्स नॉन पिनाइल एक्ट्स यानी कि डिजिटल ऑब्जेक्ट, ओरल पेनिट्रेशन विच आर पॉसिबल बाय फीमेल परपिट्रेटर्स एज वेल, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ऑथर ने कही है कि ये टेक्सुअल सपोर्ट है। दूसरा, लेजिस्लेटिव इंटेंट भी इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि भाई मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने पहले ही एक रिप्लाई में कहा है 20 दिसंबर 2024 में कि पॉक्सो इज अ जेंडर न्यूट्रल एक्ट, तो इसका मतलब कि लेजिस्लेटिव इंटेंट भी है। दूसरा, पार्लियामेंट
अगर इसको जेंडर स्पेसिफिक चाहता तो सेक्शन 3 जो होता वो बीएनएस के सेक्शन 63 जैसा होता है जो कि रेप का है, जहाँ पे एक्सप्लिसिटली लिखा हुआ है कि अ मैन कमिट्स अ रेप, है ना। तो बीएनएस में लिखा है अ मैन कमिट्स अ रेप, और यहाँ पे जेंडर न्यूट्रल है इसलिए नहीं लिखा हुआ है मैन का कहीं पे भी, ठीक है ना। देन ऑथर ने ये भी कहा कि साक्षी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में चाइल्ड अब्यूज को उन्होंने कहा कि इट इंक्लूड्स वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ एक्ट्स विच आर नॉट लिमिटेड टू पिनाइल वेजिनल इंटरकोर्स। तो इसका मतलब है कि वो जेंडर न्यूट्रल है, इसीलिए इसमें पिनाइल एंड वेजिनल इंटरकोर्स बस इंक्लूडेड नहीं है। साक्षी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2004, ठीक है। अब्यूज इज रूटेड इन पावर इम्बैलेंस नॉट ओनली जेंडर, तो दैट इज अगेन नथिंग विच इज इंपॉर्टेंट, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। एंड ये कंक्लूजन स्पेसिफिक है कि पॉक्सो जो है वो जेंडर न्यूट्रल है फॉर बोथ विक्टिम्स एंड परपेट्रेटर्स, एंड ये इंश्योर करता है प्रोटेक्शन टू ऑल चिल्ड्रन इररिस्पेक्टिव ऑफ द अब्यूजर्स जेंडर, अब्यूजर के जेंडर का कोई इंपैक्ट नहीं है। सो दैट इज व्हाट इट हैज बीन मेंशन्ड इन दिस आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग द एडिटोरियल एनालिसिस एज वेल। दैट इज इट फॉर द डे। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।